तुमने मेरे दुश्मन को पैदा किया है, ये मेरे हाथों ही से मरेगा। अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। इस दुनिया में अगर हम किसी के लिए कुछ ना करें तो गैर हो जाती हैं, बल्कि दुश्मन समझी जाती हैं, और अगर किसी के लिए कुछ कर गुजरें तो फिर हमसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं होता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। हम सब चोर दरवाजे से गुजरकर तंग राहदारी में पहुंचे। वहां दीवार में वैसी आहनी कील लगी हुई थी जिसे खींचने से चोर दरवाजा बंद हो जाता। हम टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़े। राहदारी तंग थी। बैक वक्त 2 आदमी शाना बशाना गुजर कर जा सकते थे। मैं और अदनाना आगे थे, वांदा और क्रैग हमारे पीछे आ रहे थे। जरा आगे जाकर एक जीना नीचे की तरफ जाता दिखाई दिया। हम वहां ठिठक गए। दूर कहीं से जंजीर बजने की आवाज़ सुनाई दी। मास्क, जंजीरें, चाबुक, ये बात मामा वांदा ने मेविश से कही थी। हमने मामा वांदा को सवालिया नज़रों से देखा। उसी वक्त भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई नंगे पाँव था। तहखाने के सन्नाटे में पाँव की धप धप पहचानी जा सकती थी। मैं तेजी से जीने उतरने लगा। मेरे बाएं हाथ में टॉर्च और दाएं हाथ में रिवॉल्वर था। भागने वाला नजर आते ही मैं उसकी टांग पर गोली मार सकता था, वो नजर नहीं आया। हम जीने से उतरकर एक वसी तहखाने में पहुंच गए। वहां कई मोमी शमें रोशन थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। बाज़ तस्वीरों में मर्द को औरत पर दरिंदों जैसा जुल्म करते दिखाया गया, और कुछ तस्वीरें ऐसी थीं कि औरत मर्द पर जुल्म कर रही थी। फिर हमने एक जीता जागता जुल्म देखा। मैविश चारों शाने चित नंगे फर्श पर पड़ी थी। उसके दोनों हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए थे और एक चमड़े का चाबुक उसके सीने पर रखा था। हमने आगे बढ़कर देखा। उसके खूबसूरत जिस्म पर चाबुक के कितने ही आड़े तिरछे निशानात बने हुए थे। लहू की धारें कहीं ताज़ा थी, कहीं खुश्क हो चली थीं। उसके दीदे फैले हुए थे। हम उसे देख रहे थे। अब वो हमें नहीं देख सकती थी। जुल्म तशद्दुद की इंतहा ने उसे मार डाला था। वहां से करीबी थाना 50 मील के फासले पर था। हमारे मशवरा के मुताबिक अदनाना ने एक मुलाजिम को डाक बंगले भेजा ताकि उसका सेक्रेटरी तमाम हालात से बाखबर होकर थाने के इंचार्ज को साथ ले आए। तहखाने से बाहर आते ही सबसे पहले मैंने तोरजा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में दाखिल होकर देखा। उसके बिस्तर पर एक शिकन तक न थी। क्रैग ने मेरी तरफ से सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि वो सो रहा था। अदनाना की ख्वाबगाह में होने वाले शोर को सुन ना सका। मैंने क्रैग को बिस्तर दिखाया। मिस्टर क्रैग ये जाग रहा था और अपने कमरे में मौजूद नहीं था। अगर ये सोता रहता तो बिस्तर की चादर पर जरा सी शिकन जरूर होती। शराब की बोतल भरी हुई है। इसने अभी जाम बनाया है और एस्ट्रे खाली है। सिगरेट भी अभी इसने सुलगाया है। क्या इन बातों से जाहिर नहीं होता कि ये कमरे में नहीं था? अभी ज़रा देर पहले ये यहाँ आया है। क्रैग ने तोरला से ये हक़ाइक़ बयान किए। वो बोला, मैं कह चुका हूँ कि मैं गहरी नींद सो रहा था। एक ख्वाब ने परेशान किया तो आंख खुल गई। मैंने बिस्तर से उठकर चादर दुरुस्त की। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए शराब की बोतल खोल ली। सिगरेट भी अभी सुलगाया है। मामा वांदा ने नफरत से कहा, वो अजियत पसंद थी। कातिल ने अजियत पहुंचा दी। उसका यही अंजाम होना था। उसके लिए मेरे बेटे पर शुबा न करो। मैंने वहां से मार्लो के कमरे की तरफ जाते हुए क्रैग से कहा, मामा वांदा से पूछो कि सार्लो उसे तहखाने में क्यों ले गया था। क्रैग ने पूछा तो मामा वांदा ने जवाब दिया, मुझे मालूम होता कि सार्लो दरिंदा और जालिम है तो मैं उससे शादी न करती। मार्लो की पैदाइश के 10 साल बाद वह मुझे किचन के रास्ते तहखाने में ले गया। मुझसे वही खेल खेलना चाहता था, मगर मैं एक ही चाबुक खाकर बेहोश हो गई। इसके बाद फिर उसने कभी मजबूर नहीं किया। वो हर 2-4 माह बाद जुल्म करने के लिए किसी औरत को पकड़ लाता। उसकी ज़िंदगी की आखिरी औरत मैं विश थी। उसने सार्लो को जीत लिया था। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम्हारे हसद और जलापे ने उसे कत्ल किया हो? हाँ, मैंने इन कमज़ोर और बूढ़े हाथों से उसे जंजीर पहनाई और उसे चाबुक से मारा। मैं ही मास्क पहनकर अदनाना के उस शौर को हलाक करने गई थी। मैंने चौंक कर सोचा, मामा वांदा को कैसे मालूम हुआ कि मुझ पर हमला करने वाला मास्क पहने हुए था? मैंने क्रैग के जरिए वजाहत चाहिए तो वो बोली, अदनाना ने उसे बताया था। हमने मार्लो के कमरे में पहुंचकर दस्तक दी। जब 2-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा ना खुला तो हमने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अंदर से मार्लो के धाड़ने की आवाज़ आई। ये क्या बदतमीजी है? किसी की नींद खराब करना कहाँ की शराफत है? चले जाओ यहाँ से। मामा वांदा ने कहा, बेटे वो कत्ल कर दी गई है। ये वकील और अदनाना का शौहर तुमसे सवालात करना चाहते हैं। अंदर से आवाज़ आई, मामा मैं किसी के आगे किसी बात का जवाब दे नहीं। जब पुलिस वाले आएंगे तो वो मुझसे बयान ले सकेंगे। तुम सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मुझे इस नौजवान पर बड़ा गुस्सा आया। काश कि मैं इन दोनों भाइयों की सोचें पढ़ सकता। एक बार मैंने अजनबी मेज़बान के गूंगे मुलाजिम की आंखों में झांक कर देखा था। उस गूंगे के तस्वुर को देखा था। चूंकि कोई मखसूस जुबान नहीं थी, इसलिए मैं अपनी सोच के जरिए अपनी मतलूबा मालूमात हासिल नहीं कर सकता था। यही सिचुएशन इस किले में थी। मैं यहाँ अजनबी बोली बोलने वालों के तस्वुरात को किसी हद तक देख सकता था, मगर उन्हें अपनी मतलूबा मालूमात की तरफ मोड़ नहीं सकता था। इसके लिए उनकी ज़ुबान को समझना ज़रूरी था। इस दौरान मैंने मामा वांदा, तोरला, मार्लो और अदनाना की आंखों में वक्फा के बाद झांक कर देखा।
हर एक के तस्वुर में मास्क, जंजीरें, चाबुक, तहखाना, चोर दरवाज़ा और कुछ कागजात थे। शायद वो वसीयत के मुतल्लिक ज़्यादा सोचते थे, लेकिन उन सबके तस्वुरात में कोई रब्त नहीं था, ऐसा रब्त जो उनमें से किसी को कातिल साबित कर देता। मैंने क्रेग के जरिए मामा वांदा से सवाल किया। मामा वांदा को तहखाने के बारे में पहले से इल्म था? क्या इसने अपने दोनों बेटों को इसके बारे में बताया था? वांदा का जवाब मिला, हाँ, जब बेटे जवान हो गए तो मैंने बताया था, लेकिन उससे पहले ही सार्लो ने किचन के चोर दरवाजे को तोड़कर अपने हाथों से वहां ठोस दीवार चुन दी थी। वो रातों को ये काम खुद करता, किसी मुलाजिम को भी खबर नहीं हुई। इसके बाद ही मैविश यहाँ गवर्नेंस बनकर आई थी। अभी जिस ख्वाबगाह में अदनाना रहती है वहां सार्लो तन्हा रहता था। मेरे लिए दूसरी ख्वाबगाह थी। मुझे शुबा था कि सार्लो और मैविश के नाजायज ताल्लुकात थे, क्योंकि वो रफ्ता रफ्ता सर चढ़ती मुलाजमा बनती जा रही थी। मैं मास्क, जंजीरों और चाबुक का हवाला देकर उसकी असलियत मालूम करना चाहती थी, मगर वो बड़ी गहरी थी। उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि सार्लो की ख्वाबगाह के मशरकी कमरे में भी एक चोर दरवाज़ा है। मैंने कहा, मिस्टर क्रेग, ख्वामखा नींद हराम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस वाले खुद ही समझ लेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने अदनाना के साथ ख्वाबगाह में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैविश की लाश पुलिस वालों के इंतजार में वहीं तहखाने में पड़ी थी। मशरकी कमरे का वो दरवाज़ा जो हमारी ख्वाबगाह में खुलता था, उसे मैंने मुकफ्फल कर दिया। अदनाना कुछ घबराई परेशान सी थी। मैंने उसे खींच कर पूछा, परेशान क्यों हो? वो मेरी ज़ुबान क्या समझती, किसमें से आकर अलग हो गई। मैंने इशारों से पूछा। उसने बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि वहां से भी कोई दुश्मन निकल कर आ सकता है। उसका शुबा दुरुस्त हो सकता था। मैंने आगे बढ़कर बाथरूम के दरवाजे की चिटकनी बाहर से लगा दी, फिर अदनाना के करीब आकर उसकी कमर पर हाथ डाला। वो घूमकर दूर निकल गई। मैंने इशारों में पूछा, अब क्या हुआ? उसने उंगली उठाकर स्टोर रूम की तरफ इशारा किया। मैंने बेजार होकर कहा, पलंग के नीचे भी देख लो, शायद कोई दुश्मन छुपा हो। वो मेरी झुंझलाहट पर मुस्कुराने लगी। मैं स्टोर रूम की तरफ गया। उसी वक्त मोमी शमें बुझ गईं। मैंने पलट कर देखा, अदनाना ने उसे बुझाया था। सिर्फ एक शमा रोशन थी। इस वसीयत इस ख्वाबगाह में एक शमा की रोशनी काफ़ी नहीं थी। इस रोशनी में अदनाना का वजूद कुछ नुमाया था, कुछ मिटा मिटा सा था। मैंने स्टोर रूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसी लम्हे अदनाना का वजूद बिल्कुल ही मिट गया। आखिरी शमा भी बुझ गई। मैंने परेशान होकर कहा, यह क्या हमाकत है? ये तारीकी पहले ही मेरे लिए मुसीबत बन गई थी, तुमने अंधेरा क्यों कर दिया? ये महज मेरी बुड़बुड़ाहट थी, क्योंकि वो मेरी बात ना समझ सकती थी। ना ही अब अंधेरे में इशारों से कुछ समझाया जा सकता था। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि अदनाना भी इस तारीकी से फ़ायदा उठाकर मुझे हलाक कर सकती है। अगरचे उसकी कातिला बनने का कोई माकूल जवाज़ न था, फिर भी मुझे होशियार रहना चाहिए था। ऐसा मुमकिन था कि अदनाना इस अंधेरे में मशरकी कमरे का दरवाज़ा खोल देती, मेरे कातिल को दोबारा ख्वाबगाह में पहुंचने का मौका देती। अगरचे ऐसा करने में खुद उसका अपना नुकसान था। वो दूसरी वसीयत के मुताबिक मिलने वाली दौलत से महरूम हो जाती। इसके बावजूद मैं उसे शुबा से बालातर नहीं समझता था। मैंने अंदाजे से मशरकी कमरे की सिमत बढ़ना शुरू किया। अगर अदनाना उधर जाती तो मैं उसे पकड़ लेता। चंद कदम का फासला तय करने के बाद मैं बैठ गया। घुटनों के बल चलने लगा ताकि नागहानी हमलों से महफूज रह सकूं। मैंने बैठे ही बैठे इधर उधर दोनों हाथ फैलाकर अंधों की तरह टटोलना शुरू किया। एक जगह मेरा हाथ टकराया। मैंने घूमकर दोनों हाथों से महसूस किया, उसके चिकने चिकने पाँव थे। वो खड़ी हुई थी जैसे तारीकी का ठोस वजूद हो। वो हौले हौले लरज रही थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। टॉर्च अदनाना के पास थी, जिसे उसने फर्श पर कहीं छोड़ दिया था। आखिर एक जगह टकराकर मैं बिस्तर पर गिरा। अदनाना ने हल्की सी चीख मारी, फिर हंसने लगी। उस समय रात बड़ी ठंडी और खुशगवार हो रही थी। बागीचे के फूलों की खुशबू बालकनी के रास्ते हम तक पहुंच रही थी और हमारी सांसों में समा रही थी। तब बालकनी के फर्श पर धप की आवाज़ सुनाई दी। अदनाना सहम कर आने वाले को देखना चाहती थी, मगर मेरे साए से निकल न सकी। बालकनी तक पहुंचने वाले की गुर्राहट सुनाई दी। अदनाना कुछ बुड़बुड़ाई और मैंने उसके लबों पर खामोशी की मोहर लगा दी। बालकनी से फिर गुर्राहट सुनाई दी। एक बिल्ला गुर्रा रहा था और डीजल ऑयल पर फिसल रहा था। बाज़ मुकामात ऐसे होते हैं जहां कदम जमाने के बावजूद फिसलना पड़ता है। बालकनी की सतह बड़ी ही चिकनी थी। बिल्ला संभलने के बावजूद फिसल रहा था। अदनाना ने फिर कुछ कहा। बिल्ला गुर्राया। वो सहम कर लिपट गई। बिल्ला फिसलते फिसलते ठहर गया था। पंजे गाड़ देने के बाद संभलने और फिर ठहर जाने का मौका मिल जाता है। चंद लम्हों के लिए माहौल पर खामोशी तारी हो गई। फिर वो पंजों के बल चिकनाहट पर से छलांग लगाकर बाहर निकल गया। मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बजे थे। अदनाना मेरे सीने में मुंह छुपाए गहरी नींद सो गई। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उसे अलग किया। उस वक्त चांद निकल आया था। चांदनी बालकनी के रास्ते आकर ख्वाबगाह को धीमे धीमे उजागर कर रही थी। मैंने वहां से उठकर टॉर्च को तलाश किया, फिर उसे एक जगह फर्श से उठाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके बाद टेलीपैथी को आजमाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने तोरला की आंखों का तस्वुर किया। मार्लो और मामा वांदा की आंखें भी मेरी याददाश्त में महफूज थीं। उन आंखों को देखने, मक्कारी से मुस्कुराने और हकारत जाहिर करने के जो अंदाज थे वो मुझे याद थे। इंसान के पूरे वजूद में आंखें बड़ी चुगलखोर होती हैं।
दिमाग में जो कुछ होता है वो आंखें बता देती हैं, बशर्ते कि कोई आंखों की जुबान समझ सके। मैं उन लोगों की मादरी जुबान नहीं समझ सकता था, आंखों की जुबान समझने लगा। उन माँ बेटों के दिमागों में ख्वाबों का बसेरा था, लेकिन बड़े ख्वाब थे। दिमाग की स्क्रीन पर जो तस्वीरें थी वो बनती और बिगड़ती थी। मैंने बारी बारी उनके दिमागों में महविश का नाम लिया तो ख्वाब में महविश की लाश देखने लगे। मैंने सोचा था शायद तोरला और मार्लो अपने ख्वाब में अपने हाथों से महविश को कत्ल करते हुए देखेंगे, लेकिन वो एक मास्क पर मिट्टी को देख रहे थे जो हाथ में चाबुक लिए लाश के पास खड़ा हुआ था। चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। उसके कातिल को पहचानना मुश्किल था। वो तोरला या मार्लो हो सकता था। ख्वाब में उनकी सोच बुड़बुड़ाई। शायद वो ख्वाब के आलम में एतराफ़ कर रही हों कि मास्क पहनने वाले वो खुद हैं। मैं समझ नहीं सकता था कि वो क्या बोल रही हैं। हाँ, मैंने मामा वांदा के ख्वाब में 2 बार सार्लो का नाम लिया तो उसने मरने वाले शौहर को देखा। वो सार्लो मास्क पहन रहा था, मेविश को जंजीरों से बांध रहा था, फिर उसे चाबुक से मार रहा था। मेविश का खूबसूरत बदन लहू में भीग रहा था। फिर मामा वांदा ने देखा उसका शौहर लहू में भीगे हुए बदन से दरिंदों जैसा सलूक कर रहा है। इस ख्वाब का तज्जिया मुश्किल था। ये सोचा नहीं जा सकता था कि सार्लो जिंदा है और तहखाने में अब भी वही शर्मनाक खेल खेलता है। मामा वांदा के ख्वाब से यही समझा जा सकता था कि वो उस वक्त के वाक़या देख रही है जब सार्लो जिंदा था। मेरा सर दुखने लगा। मैंने एक सिगरेट सुलगाकर उसके कई गहरे कश लिए। दिमाग ने ताज़ा दम होकर कहा, कातिल 2 में से कोई एक है, तोरला या मार्लो, और मामा वांदा किसी एक बेटे के जुर्म में शरीक है। तीनों माँ बेटे महविश से खार खाते थे और वही तीनों माँ बेटे ऐदनाना के किसी शौहर को जिंदा नहीं रखना चाहते थे। ऐदनाना 72 घंटे तक सुहागन बने रहने में नाकाम होगी तो उस सौतेली लड़की के हिस्से की तमाम जायदाद उन माँ बेटों के हिस्से में आ जाएगी। ऐसी बातें मेरा दिमाग सोच रहा था और ऐसी बातें सभी कह सकते थे, क्योंकि वकील क्रेग पीटन इन मामलात में मुलविस नहीं था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ चुका था। वो जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल करने के लिए बेचैन था, लेकिन उसकी जहनियत मुजरिमाना नहीं थी। वैसे पुलिस वाले ऐदनाना पर भी शुबा कर सकते थे, लेकिन कत्ल की किसी वजह पर रोशनी नहीं डाल सकते थे। ऐदनाना महविश को कत्ल करके दौलत या अपना कोई मुफाद हासिल नहीं कर सकती थी। मैंने एक सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए ऐदनाना की तरफ देखा। वो मेरी तरफ करवट लिए सो रही थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। मैंने उसकी आंखों को बहुत करीब से देखा, बल्कि उसके वजूद में समाकर उसे देखा, लिहाजा उसके ख्वाब तक पहुंच गया। वो उसके सुहाग की पहली रात थी। बड़े ही खूबसूरत और कठिन मरहले से गुजरकर सो रही थी, इसलिए ख्वाब में भी इसी मरहले से गुजर रही थी। मैंने उसके ख्वाब में महविश का नाम लिया। दिमाग की स्क्रीन पर महविश उभर आई। ऐदनाना गुस्से की हालत में महविश से कह रही थी। महविश भी कुछ कहने लगी। जवाब में ऐदनाना ने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकते ही महविश मर गई। जंजीरों से बंधी उसकी लाश नजर आ रही थी और ऐदनाना खुश होकर मेरे गले में बाहें डालकर मुझसे लिपट रही थी। मैंने ख्वाब का तज्जिया किया कि महविश अजियत पसंदी के लिए मुझे पसंद कर रही थी। ऐदनाना ने यह बात महसूस कर ली। महविश से नफरत करने लगी कि वो तीसरे शौहर को छीन लेना चाहती है। उसने सोचा कि महविश मर जाए तो अच्छा हो। जो लोग कमज़ोर होते हैं दुश्मन को हलाक नहीं कर सकते। वो ऐसे बेतुके ख्वाब देखते हैं। जैसा कि ऐदनाना ने देखा, उस कमज़ोर सुहागन का थूक एक हथियार बन गया। थूकने ही से महविश मर गई। हकीकतन देखा जाए तो महविश का कातिल कोई मर्द ही हो सकता था, क्योंकि कोई औरत उसे आसानी से जंजीरें पहनाकर हलाक नहीं कर सकती थी। यह भी हो सकता है कि मुझ पर हमला करने वाला और उसे कत्ल करने वाला एक ही शख्स हो, तोरला या मार्लो। मामा वांदा अपने दोनों बेटों से बड़े बड़े काम ले सकती थी। शहजादी ऐदनाना का कोई मर्द साथी ना था। 2 शौहर कत्ल हो चुके थे। चूंकि उनकी लाशें नहीं मिली थी, इसलिए ये कहना चाहिए कि वो लापता थे और वो दोनों ऐदनाना के आलाकार या साथी नहीं बन सकते थे। ऐसा ही होता तो उनमें से कोई शौहर बनकर रहता। ऐदनाना के दुश्मनों से निमटकर ऐदनाना की जवानी और दौलत से मालामाल होता। इन मामलात में इतनी देर सर खपाने के बाद शुभात का मरकज तोरला और मार्लो ही बनते थे। मैं अपनी जगह से उठकर पलंग के एक सिरे पर लेट गया। वो शाहाना अंदाज का पलंग वसी और रीज था। ऐदनाना पलंग के दूसरे सिरे पर महवे ख्वाब थी। मैंने दिमाग को हदायत दी कि कोई कमरे में दाखिल हो या ऐदनाना करवट भी बदले तो मेरी आंख खुल जाए। इसके बाद मैंने आंखें बंद कर लीं। गहरी नींद के दौरान 2 बार मेरी आंख खुली, क्योंकि ऐदनाना ने दोबारा इधर से उधर करवट बदली थी। तीसरी बार पता चला कि सुबह होने वाली है। किसी ने ख्वामखा इतनी सुबह दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। ऐदनाना झिल्लाकर कुछ बोलने लगी। जवाब में दूसरी तरफ से बोलियां सुनाई दी। वो मेरे साय में पड़ी थी और दरवाजे की तरफ मुंह किए गुस्से में कुछ बोल रही थी। बाहर से वकील क्रेग पीटर ने मुझे मुखातिब किया। मिस्टर कार्ल, शहर से इंस्पेक्टर दोसा तशरीफ लाए हैं। महविश की लाश का मुआयना करना चाहते हैं और तहखाने तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। दरवाज़ा खोल दीजिए। वो गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चली गई तो मैंने ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही इंस्पेक्टर दोसा ने मुझे घूंसा दिखाते हुए कहा, मैं बॉक्सर हूँ, तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। इस किला में एक लाश कहीं पड़ी है और तुम रंगरलियां मना रहे हो। उसकी बातों के दौरान मामा वांदा, तोरला और मार्लो सब के सब बुड़बुड़ाते हुए ख्वाबगाह में दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर दोसा बदमिजाज नहीं था।
मगर अपनी इंस्पेक्टरी का रोब जमाने के लिए सख्त लहजे में बोल रहा था। उसने कहा, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे फौरन वो लाश दिखाई जाए। मैंने आगे जाकर मशरकी कमरे के दरवाजे को खोला। इंस्पेक्टर ने पूछा, प्रिंसेस अदनाना कहाँ है? मैंने शरारत से आंख मारकर जवाब दिया, बाथरूम में। उसने घूरकर मुझे देखा, फिर मशरकी कमरे में घुसकर पूछा, कहाँ है तहखाना? मैंने हंसकर कहा, तहखाना जमीन के नीचे हुआ करता है, तुम इस कमरे में तलाश ना करो। वो गरज कर बोला, मैं जानता हूँ, मजाक उड़ाने के अंदाज में बात करोगे तो हाँ, खबरदार, मैं बॉक्सर हूँ, समझे? वो दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उसे मालूम नहीं था कि तहखाने का रास्ता इसी दीवार से शुरू होता है। जैसे ही मैंने आहनी किल को पकड़कर खींचा और दरवाजे ने गिड़गिड़ाहट के साथ एक तरफ सिरकना शुरू किया, इंस्पेक्टर चीख मारकर उछल पड़ा जैसे दीवार उस पर गिर रही हो। वो वहां से भागकर वकील क्रेग पीटन से लिपट गया। क्रेग ने कहा, तहखाने का दरवाजा खुल चुका है। वो जल्दी से अलग होकर अपनी वर्दी दुरुस्त करते हुए गर्दन अकड़ाकर बोला, ये ना समझना कि मैं डरपोक हूं, मैं बॉक्सर हूं। दरअसल हम पुलिस वालों को मोहतात रहना सिखाया गया है। मैं चोर दरवाजे से गुजरकर राहदारी में पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने पहले 2 सिपाहियों को आगे किया, फिर उनके पीछे हो गया। उसके पीछे क्रेग पीटन, मामा वांदा तोरला और मार्लो आने लगे। 2 अदद टॉर्च रोशन थी। हम सीढ़ियां उतरते हुए तहखाने के फर्श पर पहुंच गए। पिछली रात की तरह वहां हर चीज अपनी जगह मौजूद थी। जंजीरें भी थी, लेकिन जंजीरों से बंधी हुई लाश गायब थी। इंस्पेक्टर दोसा ने पूछा, लाश कहाँ है? सबने उसे यकीन दिलाया कि लाश को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वो पिछली रात वहीं तहखाने में छोड़ दी गई थी। मैं तोरला और मार्लो को बारी बारी घूर कर देखने लगा। इंस्पेक्टर दोसा ने मुझे घूर कर कहा, इसलिए ख्वाबगाह का दरवाजा खोलने में देर लगाई गई। लाश को छुपाने में देर तो लगती ही है। मैंने कहा, लाश को छुपाने के लिए सारी रात पड़ी थी। हम अगर मुजरिम होते तो पहली दस्तक पर ख्वाबगाह का दरवाजा खोल देते। इंस्पेक्टर दोसा ने क्रैग से पूछा, क्या इस तहखाने से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है? दूसरा रास्ता था, मगर वहां ठोस दीवार चुन दी गई। मुझ पर हमला करने वाला शख्स इसी तहखाने से होकर फरार हुआ था। महवेश की लाश भी वहीं से गायब हुई। इससे साबित होता था कि इस तहखाने में कोई तीसरा दरवाजा भी है जिसे सिर्फ कातिल जानता है। मैंने तोरला को देखा, वो कह रहा था, सिर्फ कातिल ही तीसरे रास्ते की निशानदेही कर सकता है। अदनाना के उस तीसरे शौहर पर हमला करने वाला कोई मर्द था। पहले 2 शौहरों को जिंदा या मुर्दा गायब किया गया, फिर महवेश की लाश भी गायब की गई। इन तमाम वारदातों में किसी मर्द का हाथ है, और यहाँ हम 4 मर्द हैं, मैं, मार्लो, वकील क्रेग पीटन और अदनाना का ये शौहर कार्ल फ्रैंक। क्रेग ने कहा, मिस्टर कार्ल को शुमार न किया जाए क्योंकि कातिल खुद उसके पीछे पड़ा हुआ है। तोरला ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या सबूत है कि पिछली रात किसी ने अदनाना के शौहर पर हमला किया था? हम में से किसी ने आंखों से नहीं देखा। इनकी ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर और बाहर से बंद था। इन मियाँ बीवी का बयान भी गलत हो सकता है किसी ने हमला किया ही ना हो। तोरला बड़ी दुश्मनी से, बड़ी मक्कारी से बातें बना रहा था। इंस्पेक्टर दोसा ने उसकी तायद की, बेशक मियाँ बीवी की मिली जुली साजिश हो सकती है। तहखाने का रास्ता सिर्फ उनकी ख्वाबगाह से गुजरता है, दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। उस रास्ते की दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरा रास्ता कहीं नजर नहीं आता। लिहाजा ख्वाबगाह के मशरकी कमरे से सब कुछ हुआ है, और उस मशरकी कमरे और ख्वाबगाह के मकीन ये दोनों मियाँ बीवी हैं। ये कहकर वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराने लगा, जैसे कातिल को पहचान गया हो। वो अजीब सिचुएशन थी। अगर तीसरा रास्ता दरियाफ्त ना होता तो मैं और अदनाना ही मिले जुले कातिल साबित होते। उस वक्त जो बात सबसे अहम मालूम हुई वो ये थी कि मैं तहखाने का तीसरा रास्ता ढूंढ निकालूं। वो लोग इंस्पेक्टर दोसा से मुकामी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं इंस्पेक्टर और वकील के दिमागों के जरिए उनकी बात समझ रहा था। मामा वांदा और तोरला इसी नुक्ते पर बजिद थे कि पिछली रात 10 बजे से मैंने अदनाना की ख्वाबगाह के दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। तहखाने का खुफिया दरवाज़ा भी पहली बार मैंने खोला। लिहाजा तहखाने के राज को और वहाँ की वारदात को ना ही कोई समझ सकता है और ना ही किसी को इल्ज़ाम दिया जा सकता है। मार्लो खामोश था। उसने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, अपनी माँ की हमायत भी नहीं की, अपनी राय भी पेश नहीं की। चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो इंस्पेक्टर दोसा ने कहा, प्रिंस मार्लो, तुम अभी नहीं जा सकते, मैं सवालात करूँगा। वो बोला, हमारे इस महल से कोई सवाली खाली नहीं गया। मैं ऊपर हवादार किले में सवालात सुनूंगा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। यह कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जाने लगा। हम सब ने चारों तरफ की दीवारों को ठोंक बजाकर देखा, वहाँ से तमाम तस्वीरें हटा दी, लेकिन तीसरे रास्ते का सुराग न मिला। आखिर हम थक हार कर तहखाने से बाहर आ गए। मशरकी कमरे से निकलकर ख्वाबगाह में पहुंचे। अदनाना गुसल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील कर चुकी थी। मैं गुसल खाने में चला गया। इंस्पेक्टर दोसा मुझे कातिल समझ रहा था और मुझे तन्हा छोड़ना नहीं चाहता था, मुबादा भाग जाऊं। इसलिए 2 सिपाहियों को बाथरूम के दरवाजे पर पहरेदारी के लिए छोड़ गया। जाते जाते कह गया, मैं बॉक्सर हूं। बड़े बड़े कातिल मेरा नाम सुनकर थरथराती हैं। मैं पलक झपकते ही असल कातिल की शहरक तक पहुंच जाता हूं, और मैं पहुंच चुका हूं। मैं ख्वामख्वाह एक कत्ल के इल्ज़ाम में फंसने वाला था। वो सर फिरा पुलिस इंस्पेक्टर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर मुझे वहां से ले जाता। उससे बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि मैं उस सरफिरे का सर फेर दूं।
मैं गुसल वगैरह के दौरान उसकी खोपड़ी में बैठकर उसे कायल करने लगा कि कार्ल फ्रैंक यानी मैं कातिल नहीं हो सकता। मामा वांदा अपने शौहर आंजिहानी सार्लो की राजदार थी। वो कहती है कि एक बार अपने शौहर के साथ किचन के रास्ते तहखाने में गई थी। हो सकता है वो एक बार नहीं बार बार गई हो और तहखाने का तीसरा रास्ता भी जानती हो, लेकिन ये राज इसलिए छुपा रही हो कि एदनाना के 2 शौहरों और महविश की लाश गायब किए जाने का शुबा उस पर भी किया जाएगा, लिहाजा वो सिरे से ही अनजान बन रही थी। मैंने ये नुक्ता इंस्पेक्टर दोसा के जहन में नक्श करते हुए समझाया। अगर तीसरा रास्ता तलाश कर लिया जाए तो मामा वांदा की साजिश बेनकाब हो जाएगी। तब पता चल जाएगा कि उसने अपने किस बेटे के जरिए एदनाना के 2 शौहरों को गायब किया और तीसरे पर कल रात हमला कराया और शौकन बनकर रहने वाली दाश्ता को कत्ल करा दिया। वो तीसरा शौहर कार्ल फ्रैंक बिल्कुल बेकसूर है। इंस्पेक्टर दोसा किले के ड्राइंग रूम में पहुंचकर बेचैनी से टहल रहा था, क्योंकि मेरी तरफ से समझाई हुई बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। मैंने उसे छोड़कर गुलाम से राब्ता कायम किया। वो ट्रेलर कैबिन में बैठा हुआ था। रीना नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्होंने पिछली रात खैरियत से गुजारी। मैंने गुलाम से कहा, बस आज और कल 2 दिन रह गए हैं, कल शाम 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। वो बोला, आका ये मेरी कैसी गुलामी है कि मैं आराम कर रहा हूँ और आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं। इन लोगों ने जानबूझकर किला में गैरों का दाखिला ममनू करार दिया है। वैसे मैं गुलाम तो नहीं, आपका गुलाम हूँ। मैंने कहा, तुम फरहाद के गुलाम नुमा दोस्त हो और इस वक्त ना तो मैं फरहाद हूँ और ना ही तारिक महमूद। मेरा नाम कार्ल फ्रैंक है। इस बेचारे कार्ल फ्रैंक की सिर्फ एक आर्जी बीवी है, कोई गुलाम नहीं है। बहरहाल तुम्हारे नसीब में आराम लिखा है, आराम करो। गुलाम के बाद मैंने एदनाना के सेक्रेटरी के दिमाग में झांक कर देखा। वो किला के अंदर बागीचे में बैठा एदनाना से बातें कर रहा था और सोचता जा रहा था कि मुझ पर कातिलाना हमला करने वाला और महविश को कत्ल करने वाला मार्लो और तोरला में से कोई एक हो सकता है। एक मुलाजिम ने बागीचा में आकर इतला दी कि नाश्ता तैयार है। मैं बाथरूम से बाहर आ गया। 2 सिपाही मुस्ताद खड़े थे। जब मैं ख्वाबगाह से निकला तो मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। मैंने शरारत से रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर देखते ही वो सहम कर दौड़ गए। अपनी ड्यूटी भूलकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। मैंने इशारे से कहा, भाग जाओ। वो दोनों भागते चले गए और आगे कॉरिडोर के मोड़ पर नजरों से ओझल हो गए। जरा देर बाद वो दोसा इंस्पेक्टर के सामने खड़े हाँप रहे थे। उसे बता रहे थे कि मैं रिवॉल्वर लेकर आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर फौरन ही अपना रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं वहां पहुंचा तो ललकार सुनाई दी, खबरदार कमरे में दाखिल होने से पहले अपना रिवॉल्वर अंदर फेंक दो। मैंने रिवॉल्वर को अपने लिबास में छुपाकर कहा, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुम तलाशी ले सकते हो। दरवाज़ा ज़रा सा खुल गया। क्रेग पीटर ने इंस्पेक्टर को यकीन दिलाया कि मैं खाली हाथ हूँ। वो चलकर दरवाजे के पीछे से निकल आया। अपने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करते हुए बोला, मैं बॉक्सर हूँ, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। इसी तरह हाथ उठाए रखना, मैं तलाशी लूँगा। वो आगे बढ़ा। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वह मेरे जिस्म पर लिबास के ऊपर हाथ मार मार कर देखने लगा। उसका हाथ अंदर छुपे हुए रिवॉल्वर पर भी पड़ा, लेकिन उस लम्हे वो दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गया। वो तलाशी लेने के लाशऊरी अमल से गुजर गया। पीछे हटकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बाहर जाकर कॉरिडोर वगैरह में तलाश करो, शायद वहीं कहीं रिवॉल्वर छुपा दिया गया हो। वो हुक्म के बंदे चले गए। एदनाना वहां पहुंच गई। मेरे करीब आकर इंस्पेक्टर से बोली, उस रिवॉल्वर का लाइसेंस मेरे पास है, तुम किसी माकूल वजह के बगैर इस रिवॉल्वर को हमसे लेकर अपने कब्जे में नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर ने कहा, यहाँ कत्ल हो रही हैं, मैं सबसे हथियार छीन लूंगा। कातिल को इस तरह भी मजबूर किया जा सकता है। वो बोली, तुम कत्ल होने वाले को बेबस और मजबूर बनाना चाहते हो। मेरे 2 शौहर कत्ल हो चुके हैं। मैंने तीसरे की हिफाजत के लिए रिवॉल्वर हासिल किया है। वसीयत के मुताबिक 14 घंटे गुजर चुके हैं। बाकी 58 घंटे तक वो रिवॉल्वर हम मियाँ बीवी के पास रहेगा। एदनाना के सेक्रेटरी और वकील ने इस बात की तायद की। हम सब नाश्ते के लिए मेज़ के अतराफ बैठ गए। महविश की कुर्सी खाली थी, वहां तोरला बैठ गया। मार्लो ने तंज किया, मामा तुम्हारे बेटे को ऊंची कुर्सी पसंद है, ये भूल गया कि इस कुर्सी पर बैठने वाले मर जाते हैं। तोरला हकारत से बोला, मुझे मारने के लिए तुझे बार बार जन्म लेना होगा। मार्लो ने कहा, मामा मुझे बार बार पैदा नहीं करेगी, मैं इसी जन्म में तेरा हिसाब चुका दूंगा। मामा वांदा ने डांट कर कहा, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि आपस में भाई नहीं बन सकते तो दुश्मन भी ना बनो। अब तो सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, क्या ये 2 दिन तुम इकट्ठे नहीं गुजार सकते? मार्लो ने कहा, मामा तुम्हारा ये बेटा मेरे बाप की छत के नीचे खूनी नाटक खेल रहा है। ये साफ जाहिर है कि वकील क्रेग पीटन और एदनाना का ये शौहर महविश को जंजीरें नहीं पहना सकते थे। मैं उस दाश्ता पर कभी थूकना भी पसंद नहीं करता, मगर तुम्हारा ये बेटा उससे दिलचस्पी लेता था। पिछली रात अजियत पसंदी का खेल यही खेलता रहा। इसी ने चाबुक मार मार कर उसे हलाक कर दिया। तोरला ने एक लुकमा चबाते हुए कहा, कुत्ता भौंकता है तो आदमी को चुप रहना चाहिए। कुत्ता तू है, तेरा बाप है। मार्लो गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। तोरला भी मुकाबले पर आ गया। मैं वकील और सेक्रेटरी उनके दरमियान आना नहीं चाहते थे। इंस्पेक्टर दोसा अपनी जगह से उठा। उससे पहले ही दोनों एक दूसरे से उलझ गए। तोरला ताबड़तोड़ घूंसे मार रहा था। मार्लो ने संभल कर हमला किया तो तोरला बच गया। वह घूंसा इंस्पेक्टर के मुंह पर पड़ा। वो लड़खड़ाकर मेरी तरफ आया। मैंने उसे संभालते हुए कहा, ये ना भूलो कि तुम बॉक्सर हो।
वो चलकर खड़ा हो गया, रिवॉल्वर निकाल कर बोला, खबरदार, लड़ाई झगड़ा बंद करो वरना मैं बॉक्सर हूं, एक एक की नाक तोड़ दूंगा। रिवॉल्वर देखकर तोरला पीछे हट गया। मार्लो की नाक से खून बह रहा था। वो आस्तीन से लहू पहुंचता हुआ वहां से जाने लगा। मामा वांदा ने उसे आवाज दी। वह दरवाजे के पास से पलट कर बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने मेरे दुश्मन को पैदा किया है, ये मेरे हाथों ही से मरेगा। ये कहते हुए एक धड़ाके से दरवाजे को बंद करता हुआ चला गया। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर इंस्पेक्टर दोसा ने पूछा, तोरला, क्या यह दुरुस्त है कि तुम मैविश की अजियत पसंदी से दिलचस्पी रखते थे? तोरला ने एदनाना की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी में सिर्फ एदनाना को चाहा है, आज भी चाहता हूं कि एदनाना मेरी बन जाए। एदनाना नफरत से बोली, और इसीलिए तुम मेरे शौहरों को कत्ल करते हो? तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी गंदी आगोश में चली आऊंगी? जलील कमीने, तू तो ये भी नहीं जानता कि तेरे कितने बाप थे। मामा वांदा चीख कर बोली, तू मुझे गाली दे रही है, मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। एदनाना ने गुस्से से कहा, कुटनी बुढ़िया, इससे पहले ही तेरे हाथ तोड़ दिए जाएंगे। ये तू है कि तोरला को शह देती है? तू चाहती है कि तेरा ये लावारिस बेटा मुझसे शादी करने के बाद इस खानदान का अहम फर्द बन जाए, मुझे बीवी बनाकर मेरे बाप की दौलत पर ऐश करे। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने सोच समझकर तीसरे शौहर का इंतखाब किया है। याद रख, तोरला का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। उसकी बात खत्म होते एक छन्नाकी की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की का शीशा टूटा था। इससे पहले कि हम में से कोई सिचुएशन को समझता, ठाइन से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। तोरला कुर्सी पर सीधा बैठा हुआ था। मेज पर औंधा हो गया, गोली उसकी पेशानी पर लगी थी। मामा वांदा की चीख से पहले बाहर भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं। मैं तसव्वुर में मार्लो की आंखें देख रहा था और उसकी आंखों के रास्ते उसके गूंगे तसव्वुर को छू रहा था। मैं उसकी बोलती हुई सोच को नहीं पढ़ सकता था, मगर भागती हुई सोच को समझ सकता था। मार्लो भाग नहीं रहा था, बागीचा के किसी गोशे में घास पर लेटा हुआ था, जबकि अभी अभी कातिल के भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी थीं। मुझे यकीन हो गया कि मार्लो कातिल नहीं, लेकिन वह बुरी तरह फंसने वाला था, क्योंकि किले के अंदर वही एक मर्द ऐसा था जो जाए वारदात से दूर हम सबकी नज़रों से ओझल था। किसी और पर शुबा नहीं किया जा सकता था। ये तो सिर्फ मेरी टेलीपैथी ने मुझे समझाया कि इस खानदान के अफराद में से कोई कातिल नहीं, बाहर का कोई आदमी इस किले में कहीं छुपा हुआ है। मैंने आंखें खोल दी। सब लोग अपनी कुर्सियां छोड़कर उठ गए। मामा वांदा ढाड़े मारकर रो रही थी। उसे बेटे की लाश के करीब जाने से रोका जा रहा था। मुझे अफसोस हुआ। जो एदनाना का दावेदार था बड़ा शहजोर था और कातिल समझा जा रहा था, वो खुद कत्ल हो गया। उससे जितनी नफरत थी उतनी ही हमदर्दी हो गई। बेचारा ना जाने क्यों मारा गया। इस कत्ल के सिलसिले में जो शोरगुल होना था और जो कानूनी सवालात होने थे वो होते ही रहे। इसके बाद मार्लो के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। मामा वांदा पर दोहरे सदमात का असर था। एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा बेटा कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया। उस बेचारी पर सख्ती का आलम तारी था। मैंने कहा, इंस्पेक्टर, तुम अपने इत्मीनान के लिए मार्लो को हिरासत में रखो, मगर अभी उसे किले से बाहर ना ले जाओ। मैं एक बार फिर यकीन से कहता हूं कि यह बेगुनाह है। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुमसे ज्यादा कानून और मुजरिमों को समझता हूं। ये मार्लो अभी चैलेंज करके गया था कि तोरला इसके हाथों से मरेगा। मैंने कहा, अगर तुम कानून और मुजरिम को समझते तो फायरिंग होते ही कातिल का ताकुब करते, लेकिन तुम रिवॉल्वर रखने के बावजूद इस कमरे से बाहर नहीं निकले। तुम्हारे निहत्थे सिपाही बुज़दिल हैं। कातिल को आसानी से फरार का मौका मिल गया। वो बोला, मैं जानता था कि कातिल मार्लो ही है, इसीलिए मैं यहाँ इत्मीनान से बैठा रहा। मैंने कहा, और मार्लो वहाँ घास पर लेटा रहा ताकि आप फुर्सत से जाकर उसे गिरफ्तार कर लें। क्या ये इतना अहमक है कि एक वकील और पुलिस इंस्पेक्टर के सामने तोरला को धमकी देने के बाद कत्ल कर दे? इंस्पेक्टर, जरा गौर करो, मार्लो की धमकी से किसी कातिल ने फायदा उठाया है। एदनाना हमारी बातें नहीं समझ रही थी। सेक्रेटरी ने उसे समझाया तो वह हैरानी से मेरे बारे में बोली, ये कार्ल ख्वामखा मार्लो की हमायत कर रहा है। भला मार्लो के सिवा और कौन यहाँ कातिल हो सकता है? सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर कार्ल को शुबा है कि कातिल किले के बाहर से आया है और यहाँ कहीं छुपा रहता है। वो बोली, ये फजूल सा शुबा है। किले का बड़ा दरवाज़ा हम सब के मुतफिका फैसले के बाद खुलता है। 18 घंटे के दौरान मामा वांदा के सामने सुबह वो दरवाज़ा सिर्फ एक बार खोला गया ताकि तुम और इंस्पेक्टर यहाँ आ सको। क्या मामा वांदा ने किसी और को यहाँ दाखिल होते देखा था? मामा वांदा ने किसी और को नहीं देखा। मैंने कहा, मामा वांदा और एदनाना वगैरह ये नहीं जानते थे कि ख्वाबगाह के मशरकी कमरे में तय खाने का चोर दरवाज़ा है। उसी तरह यहाँ कोई ये भी नहीं जानता कि किला में घुस आने का भी कोई चोर दरवाज़ा है। और अगर किले का चोर दरवाज़ा नहीं है तो मैविश की लाश किस रास्ते से गायब की गई? हो सकता है कि वो लाश किला की हदूद में कहीं दफन कर दी गई हो। मैंने पूछा, कैसे दफन की गई, जबकि उस लाश को बाहर ले जाने का रास्ता सिर्फ हमारी ख्वाबगाह से गुजरता है? आप लोग जिस पहलू से भी बहस करें, तमाम बहस इस बात पर आकर ख़त्म होगी कि एक और चोर दरवाज़ा है जिसे कातिल हमारी लाइल्मी में इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बातों में इतना वजन था कि सब सोचने लगे और मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। इतनी बहस के दौरान मामा वांदा और मार्लो को पता चला कि मैं उनकी हमायत में लड़ रहा हूँ। मार्लो शुक्रिया के अंदाज में मुझे देखने लगा। मामा वांदा की आंसू भरी आंखें इल्तिजा कर रही थी कि मैं उसके बेटे को झूठे इल्ज़ाम से बचा लूँ। मैंने कहा, मिस्टर क्रैग पीटन और इंस्पेक्टर दोसा, आप दोनों कानून को समझते हैं और बरतते हैं।
आप जरा गौर करें कि जब तक मैविश की लाश को गायब करने वाला राज मालूम नहीं होगा, उस वक्त तक मार्लो को मुकम्मल तौर पर कातिल नहीं कहा जा सकता। इंस्पेक्टर को अभी सिर्फ तोरला की लाश के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस किला में मार्लो की मौजूदगी लाजमी है। हमें ये मालूम करना चाहिए कि कोई कातिल बेगुनाह मार्लो को कातिल क्यों साबित करना चाहता है। इंस्पेक्टर दोसा मेरा मशवरा कभी ना मानता। वो अपने आला अफसरान को अपना कारनामा दिखाने के लिए मार्लो को कातिल की हैसियत से पेश करना चाहता था। मैंने उसे टेलीपैथी के जरिए कायल करना शुरू किया। मैं एक सिगरेट सुलगाकर कश लगा रहा था और चुपचाप इंस्पेक्टर की सोच में दलाइल पेश कर रहा था। उसके अंदर यह एतमाद पैदा कर रहा था कि मार्लो किला के अंदर ही रहेगा, लाखों की दौलत और जायदाद छोड़कर नहीं भागेगा। उसे मैविश की गुमशुदा लाश और एक चोर दरवाजे के असरार को समझना चाहिए। इंस्पेक्टर बड़ी देर तक कशमकश में मुब्तला रहने के बाद बोला, इस बात की जमानत कौन देगा कि हथकड़ियां खोलने के बाद मार्लो यहाँ से फरार नहीं होगा। मामा वांदा ने पेशकश की कि वो बेटे की जगह हिरासत में रह सकती है। इंस्पेक्टर ने इनकार कर दिया। मैंने वकील क्रेग पीटन से दरख्वास्त की। वो बोला, सॉरी, इस खानदान का कोई फर्द ऐसा नहीं, कोई शरीफ आदमी यहाँ किसी की जमानत नहीं लेगा। सेक्रेटरी ने अदनाना को मार्लो की जमानत के सिलसिले में समझाया। वो खिलाफे तवक्को राजी हो गई। उसने और मामा वांदा ने अपनी जुबान में लिख कर दिया कि अगर मार्लो फरार होगा तो वो कानून के सामने जवाबदेह होंगे और बड़े से बड़ा जुर्माना अदा करेंगे। इसके बाद मार्लो की हथकड़ियां खोल दी गईं। मार्लो ने अपनी जुबान में शुक्रिया अदा किया और पहली बार दोस्ताना अंदाज में मुझसे मुसाफिया किया। शाम तक बड़ी मसरूफियत रही। कत्ल के सिलसिले में सबके बयानात कलम बंद किए गए। किले के बाहर कुछ और सिपाही मौजूद थे। तोरला की लाश उनकी तहवील में दे दी गई ताकि किसी करीबी शहर के अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसे दफन करने की इजाज़त हासिल की जाए। दोपहर के खाने की मेज़ पर कोई नहीं आया। अदनाना मुझसे खिंची सी रही। मैंने जो मार्लो की हमायत की थी वो उसे नागवार गुजरी। वो दोपहर को अपनी ख्वाबगाह में चली गई। मैंने किचन में जाकर कुछ खाया, फिर मार्लो के साथ शाम तक किले के एक हिस्से का जायजा लेता रहा, लेकिन वो चोर दरवाज़ा कहीं नजर न आया। शाम को वकील क्रेग पीटर ने ऐलान किया कि वो दूसरी वसीयत पढ़कर सुनाएगा, क्योंकि शहजादी अदनाना कानूनी तौर पर और ख़ानदानी रस्म के मुताबिक सुहागन बन चुकी है। 6 बजे अंधेरा फैल जाता था। किला के आबाद कमरों में फानूस रोशन हो जाते। ड्राइंग रूम में तमाम लोग जमा हो गए। सभी वसीयत सुनने के लिए बेचैन थे। सिर्फ मामा वांदा बेटे के लिए रो रही थी। मार्लो की जिद पर ड्राइंग रूम में आई थी। वकील क्रेग पीटन के सामने सेंटर टेबल पर मोमी शमादान रखी हुई थी। मेज़ पर एक फ़ाइल रखा हुआ था। वो फाइल को खोलते हुए पढ़ने लगा। वहाँ गहरी खामोशी छा गई। सब तवज्जो से सुन रहे थे। वसीयत का खुलासा कुछ यूं था कि अगर अदनाना की बलौगत का 1 साल गुजर चुका हो और उसने शादी ना की हो तो उसे ख़ानदान के अफराद के साथ ना बिठाया जाए और $20 लाख की रकम में से जो उसका हिस्सा है वो मार्लो के नाम मुंतकिल कर दिया जाए। ये सुनकर अदनाना ने घूर कर मार्लो को देखा। ये सोचा जा सकता है कि मार्लो अपनी सौतेली बहन का हिस्सा हड़प करने के लिए उसके शौहरों को सुहागरात गुजारने से पहले गायब कर दिया करता है। वसीयत में आगे लिखा था कि गवर्नर मैविश ने तन मन से सालों की खिदमत की है। अगर वह अदनाना के सुहागन बनने तक हयात रहे तो उसे $1 लाख दे दिए जाए। अगर वो मर चुकी हो तो इसका हिस्सा भी मार्लो को मिलेगा। ये सुनते ही सबकी नज़रें मार्लो पर ठहर गईं। मैविश कत्ल हो चुकी थी। अब उसका हिस्सा भी मार्लो को मिलने वाला था। मामा वांदा के नाम भी $1 लाख लिखे गए थे। शर्त यह थी कि अगर मामा वांदा जिंदा ना रही तो $1 लाख भी मार्लो को मिलेंगे। वसीयत से जाहिर होता था कि मार्लो अपने बाप का लाडला बेटा है, लेकिन बाप का वो लाड अब बेटे को मुजरिम और कातिल की हैसियत से मुल्जिम बना रहा था। वकील क्रेग पीटन और तोरला के नाम $25,000 $25,000 लिखे गए थे। तोरला अगर जिंदा ना रहे तो उसकी रकम उसकी माँ वांदा को मिलेगी। इसके बाद अदनाना का जिक्र आया। उसके लिए $2.5 लाख मखसूस किए गए थे। सिर्फ 2.5 लाख? अदनाना चीखती हुई गुस्से से उठ गई। क्या मैं सालों की नहीं, किसी भिखारी की औलाद हूँ? मैं इतनी मामूली सी रकम नहीं लूंगी। क्रेग पीटर ने कहा, वसीयत के मुताबिक रकम को कबूल करने या ना करने का इख्तियार तुम्हें बेशक है। फिलहाल आराम से बैठकर सुन लो। मैंने अदनाना का हाथ पकड़कर इशारे से बैठने के लिए कहा। वह गुस्से से बैठ गई। वसीयत के आखिर में मार्लो का जिक्र था। मार्लो के नाम $15 लाख लिखे गए थे। अदनाना एक गहरी सांस लेकर रुक गई, जैसे सांस रुक गई हो। $20 लाख नकद में से 3 हिस्से मार्लो के नाम थे। चौथे हिस्से की रकम दूसरों में तकसीम की गई थी और दूसरों की मौत की सूरत में वो रकमें भी मार्लो को मिल जाती। यानी पूरी वसीयत पर मार्लो छाया हुआ था। वसीयत का इख्तिताम काबिल गौर था। आन जहानी सार्लो ने लिखा था, अगर अदनाना सुहागन बन जाए तो मार्लो जंगलात की आमदनी में से हर माह $10,000 अदनाना को दिया करेगा। अगर मार्लो की ज़िंदगी ने वफा ना की और यह साबित हो जाए कि मार्लो की मौत तबई है या खुदकुशी, हादसाती या कातिलाना मौत है और इसमें सौतीली बहन की साजिश का दखल नहीं है, कानूनी तौर से अदनाना का दामन पाक रहे, तो मार्लो के हिस्से में जाने वाली तमाम रकम अदनाना के नाम मुंतकिल हो जाएगी। अदनाना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह तसव्वुर में मार्लो के 15 लाख समेट रही थी। इंस्पेक्टर दोसा ने वकील से सवाल किया, क्या ये वसीयत पहली बार पढ़कर सुनाई गई है? क्रेग पीटर ने कहा, हाँ, ये वसीयत बैंक के लॉकर में रहती है।
मैं इस किले में तीसरी बार 72 घंटे गुजारने आया हूँ। बैंक के लॉकर से ये वसीयत निकाल कर लाया हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइल्मी में आपके सूटकेस या ब्रीफ केस से ये वसीयत निकाल कर पढ़ ली गई हो? क्रैग पीटर ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सूटकेस की चाबी मेरी जेब में रहती है। अगर यहाँ का कोई फर्द दूसरी चाबी से सूटकेस खोलकर उस फाइल को खोलता और पढ़ता तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि मैं वसीयत के कागजात पर हल्का सा पाउडर छिड़क कर रखता हूँ। बज़ाहिर वो पाउडर महसूस नहीं होता, लेकिन मैं मुहद्दब शीशे से उंगलियों के निशानात देख सकता हूँ, और मुझे किसी की उंगलियों के निशानात नहीं मिले। वकील क्रैग पीटन की एहतियाती तदाबीर से यकीन हो गया कि वसीयत पहली बार इस खानदान के लोगों के सामने पढ़ी गई। इससे पहले कोई उस वसीयत के मजमून को नहीं जानता था। मार्लो और एदनाना पर शुबा नहीं किया जा सकता था। सबसे अहम बात यह कि वो वसीयत की अंग्रेजी ज़ुबान नहीं पढ़ सकते थे। बफर्ज मुहाल अगर किसी ने पढ़कर सुनाया होगा तो ये सोचा जा सकता है कि मार्लो ने पूरे 20 लाख डॉलर पर हाथ साफ करने के लिए एदनाना के 2 शौहरों को गायब किया। पिछली रात मुझ पर कातिलाना हमला किया, मेविश को हलाक किया, क्योंकि रकम के हिस्से में से जो दावेदार जिंदा ना होता वो हिस्सा मार्लो को मिल जाता। सिर्फ तोरला के मुतल्लिक मैं जानता था कि मार्लो ने उसे कत्ल नहीं किया। इसी तरह एदनाना के मुतल्लिक सोचा जा सकता है कि वो वसीयत का मजमून पहले सुन चुकी थी और 20 लाख डॉलर पाने वालों को हलाक कर रही थी या करा रही थी। लेकिन ये सब कुछ वो पहली शादी के वक्त ही कर सकती थी। 3 शादियों का ड्रामा खेलने की ज़रूरत ना थी। ये बात पल्ले नहीं पड़ती थी कि वो पहले 2 शौहरों को खुद ही अपने रास्ते से क्यों हटाएगी। वसीयत के मुताबिक 15 लाख डॉलर भी मिल सकते थे, बशर्ते कि मार्लो तबई मौत मरे। लिहाजा एदनाना किसी तरह भी मार्लो को नुकसान पहुंचाने वाली दुश्मनी नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पहलुओं से सोचने के बाद यही समझ में आता था कि मार्लो और एदनाना किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। मैंने उनकी महफिल से उठकर एदनाना के सेक्रेटरी से कहा, मैं बाहर बागीचा में जा रहा हूँ, आध घंटे के बाद खाने के वक्त आ जाऊँगा। सेक्रेटरी ने एदनाना को उसकी ज़ुबान में मेरी बात सुनाई, जिसे मार्लो ने भी सुना। मैं ड्राइंग रूम से बाहर आ गया, लेकिन बागीचे में जाने की बजाय अपनी पिछली रात वाली ख्वाबगाह में आ गया। पहले दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर तकिए के नीचे से टॉर्च निकालकर एक हाथ में रिवॉल्वर लेकर मशरकी कमरे में पहुंच गया। अब ये बात वाज़ेह हो रही थी कि वो कातिल किराए का कातिल होगा और उसी किला की हदूद में कहीं छुपा होगा। हो सकता था कि आज रात फिर मुझ पर हमला करे। उससे पहले मैं तय खाने में जाकर बैठना चाहता था। पिछली रात हमला करने वाला तय खाने में जाकर गायब हुआ था, आज रात फिर वहां से उभर सकता था। मैंने उस चोर दरवाजे से गुजरने के बाद उसे दोबारा बंद कर दिया। राहदारी के अंधेरे में टॉर्च रोशन की, फिर दबे पांव जीने से उतरने लगा। तय खाने में रोशनी थी। पिछली रात की तरह किसी ने वहां मोमी शमें रोशन की थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। चाबुक और जंजीरें फर्श पर पड़ी थीं। एक तरफ बड़ा सा पलंग था। सार्लो अपने शिकार को अजियतें पहुंचाने के बाद उसके साथ उस पलंग पर रातें गुजारता था। मैं थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहा। छुपने की जगह एक ही थी। मैं फर्श पर लेटकर पलंग के नीचे पहुंच गया। आध घंटे बाद मैंने एदनाना के सेक्रेटरी के दिमाग में झांक कर देखा। वो बागीचे में मुझे तलाश कर रहा था। वकील क्रैग पीटन की सोच ने मुझे बताया कि सब लोग खाने की मेज़ पर पहुंच गए हैं और वहां मेरी कमी महसूस की जा रही है। सेक्रेटरी ने डाइनिंग हॉल में पहुंचकर बताया कि कार्ल फ्रैंक बागीचा में कहीं नहीं। वो शायद शहजादी एदनाना की ख्वाबगाह में है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। कई बार दस्तक देने के बावजूद जवाब नहीं मिला। ये सुनते ही मार्लो उठकर खड़ा हो गया। परेशानी का इजहार करते हुए बोला, यकीनन उस पर हमला किया गया है। वो कातिल उसे जिंदा या मुर्दा तय खाने में ले गया होगा। एदनाना अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, मेरी ख्वाबगाह का दरवाज़ा किसी तरह खोला जाए। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने कार्ल को तन्हा छोड़ दिया। वैसे उसके पास रिवॉल्वर है और वो दलेर है। मेरा ख्याल है कि वो भी जिंदा होगा। वो दरवाज़ा किसी तरह खोला जाए। सब के सब तेज़ी से चलते हुए उस ख्वाबगाह के दरवाजे तक आए और उसे पीटना शुरू कर दिया। वो बहुत मजबूत दरवाज़ा था। उसके अतराफ लोहे की पत्रियां लगी हुई थीं। वहाँ मार्लो के सिवा कोई ऐसा शहजोर नहीं था जो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता। मार्लो ने कोशिश की मगर नाकाम रहा। आध घंटा और गुजर गया। वो लोग मायूस होकर ड्राइंग रूम में आ गए। मैं उनकी गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था। मार्लो ने कहा, हम भी अजीब बदहवास लोग हैं। ये भूल गए कि बालकनी के रास्ते से ख्वाबगाह में पहुंचा जा सकता है। एदनाना ने कहा, बालकनी के फर्श पर डीजल ऑयल मिला हुआ है। हाँ, मगर फिसलने के बावजूद ख्वाबगाह तक पहुंचा जा सकता है। उसने फौरन एक मुलाजिम को हुक्म दिया कि वो बालकनी के रास्ते अंदर जाए और ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोले। मुलाजिम बागीचा की तरफ गया और सब फिर एक बार ख्वाबगाह के दरवाजे पर आ गए। बालकनी पर पहुंचने वाला मुलाजिम यकीनन फिसलता रहा होगा। मुख्तसर ये कि उसने किसी तरह ख्वाबगाह में पहुंचकर दरवाजे को खोल दिया। सब के सब अंदर आए। मगर दूसरा मसला पेश आया। मैंने मशरकी कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया था। वो दूसरी तरफ से उसे खोल नहीं सकते थे। ऐसे ही वक्त मैंने तय खाने में हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनी। पलंग के करीब ही दीवार एक तरफ सिरक रही थी। फिर वह दीवार ठहर गई। किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रहा था। अपने साथी से कह रहा था, हाँ जोरो, हमारा ख्याल दुरुस्त है। ऊपर मशरकी कमरे के पास शोर सुनाई दे रहा है। शायद वो लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं। जोरो की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उस मशरकी कमरे का दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद हो सकता है मिस्टर चार्ली?
कोई तय खाने में आने वाला ही उस दरवाजे को अंदर से बंद कर सकता है। अगर वो दरवाज़ा वाकई बंद है तो फिर यहाँ कोई मौजूद है। पलंग के नीचे देखो। मैं पलंग के नीचे लुढ़कता हुआ और ज़रा दूर हो गया। चार्ली का दिमाग मेरी गिरफ्त में था। उसने दूर से झुककर पलंग के नीचे देखा। मौमी शमा की रोशनी मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मैं उसके दिमाग में कह रहा था कोई नहीं है। पलंग के नीचे मुझे साफ नजर आ रहा है, कोई नहीं है। वो सीधा खड़ा हो गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद किया तो उसने सोचा क्या मैंने ठीक से देखा है। मैंने उसकी सोच में कहा ठीक से ही देखा है, चलो फिर देख लेती हैं। वो फिर झांकने लगा। फिर उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में रहा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बाद सीधा हो गया। उसके दिमाग को मैंने ढील दे दी। वो झिल्लाकर सोचने लगा। मैं 2 बार देख चुका हूँ और कितनी बार देखूं, मेरी खोपड़ी खराब हो गई है। ये सोचने के बाद वो बोला जोरो आ जाओ, कोई नहीं है। मैं जोरो के दिमाग में पहुंच गया क्योंकि वो बहुत मोहतात थे। जोरो ने भी एहतियातन झुककर पलंग के नीचे देखा। मैंने उसके साथ भी वही सलूक किया। वो एक ही बार देखकर मुतमईन हो गया क्योंकि उसके साथी ने पहले ही तस्दीक कर दी थी। वो बोला यहाँ कोई नहीं है और ऊपर दरवाज़ा बंद है। ये बात समझ में नहीं आती कि दरवाज़ा उधर से कैसे बंद हुआ। चार्ली ने उसके बाजू को थाम कर कहा ठहरो, सुनो, शायद शावर की आवाज़ आ रही है, हमारे लिए पैगाम है, आओ चलें। वो दोनों तय खाने से वापस गए। दीवार हल्की सी गिड़गिड़ाहट के साथ अपनी जगह वापस आ गई। दीवार के उस पार भी तय खाने के खुफिया कमरे थे। वो दोनों एक छोटे से कमरे में पहुंचे। उस कमरे की एक दीवार पानी से भीगी हुई थी। पानी फर्श पर पहुंचकर एक नाली में बहता हुआ कमरे से बाहर चला जाता था। पता चला कि उस छोटे से कमरे के ऊपर एदनाना की ख्वाबगाह का बाथरूम है। उस बाथरूम के वॉश बेसिन का पानी वहां तय खाने के उस छोटे से कमरे में आकर गिरता है। सिर्फ पानी ही नहीं गिरता था बल्कि वॉश बेसिन पर झुककर कुछ बोला जाए तो पाइप के जरिए आवाज़ नीचे पहुंच जाती थी। एदनाना की आवाज़ नीचे पहुंच रही थी। मैं जोरो और चार्ली के दिमागों के जरिए उसकी बातें समझ रहा था। वो बोल रही थी जोरो, चार्ली, वहाँ नीचे कौन है? चार्ली ने जवाब दिया हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। एदनाना ने पूछा कार्ल फ्रैंक को कहाँ ले जाकर रखा है? कार्ल फ्रैंक यानी तुम्हारा तीसरा शौहर? चार्ली ने हैरानी से कहा। आज तो हमने कार्ल को हाथ नहीं लगाया। क्या वो किले में मौजूद नहीं है? किला में नहीं है, मैं कैसे यकीन करूं कि जोरो ने उस पर हमला नहीं किया है। वो भला आप ही आप कहाँ गायब हो जाएगा? तय खाने के हॉल में देखो, कहीं वो कोई चाल तो नहीं चल रहा। हम तय खाने के हॉल में जाकर देख चुके हैं। एक पलंग ही ऐसी जगह है जिसके नीचे देखा जा सकता है और पलंग के नीचे कोई नहीं है। तो फिर मशरकी कमरे में जाकर देखो। अगर वो छुपा हो तो उसे जिंदा ना छोड़ो, वो हमारे लिए खतरा बन गया है। उसे काबू में करने के बाद मशरकी कमरे का दरवाज़ा खोल देना, मैं आऊँगी। वो दोनों हुक्म की तामील के लिए फिर मेरी तरफ आए। मैं एक एक सेकंड में दोनों के दिमागों में बारी बारी छलांगे लगा रहा था ताकि कोई पलंग के नीचे झांकना चाहे तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। ये एहतियात काम आई। चार्ली वहां से गुजरता हुआ झुककर पलंग के नीचे देखता गया। हस्बे दस्तूर उसके दिमाग पर टेलीपैथी का पर्दा पड़ा रहा। फिर वो जीने पर चढ़ते हुए मशरकी कमरे में पहुंच गई। मैं पलंग के नीचे से निकलकर उस चोर दरवाजे के पास चला गया। उसी चोर दरवाजे को खोलने के लिए आहनी किल सिर्फ एक तरफ लगी हुई थी, यानी तय खाने के बड़े हॉल की तरफ से इस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता था। यही वजह है कि मैं तलाश के बावजूद वो चोर दरवाज़ा नजर नहीं आया। मैंने चार्ली के जरिए मालूमात हासिल की। उन लोगों ने मशरकी कमरे में मुझे तलाश करने के बाद दरवाज़ा खोल दिया। एदनाना ने अंदर आकर कहा मैंने दर्द सर का बहाना करके ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, इधर कोई नहीं आएगा। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि ये दरवाजे अंदर से कैसे बंद हो गए। चलो मैं तय खाने में जाकर खुद देखूंगी, फिर मुझे इत्मीनान होगा। वो चार्ली और जोरो के साथ ऊपर वाले चोर दरवाजे से गुजरकर तंग राहदारी में आई। फिर सीढ़ियों पर से उतरते हुए बोली कार्ल को तुम दोनों ने नहीं छेड़ा, वो खुद गायब हो गया है। मेरी ख्वाबगाह के बंद दरवाजों से जाहिर होता है कि वो इसी तरफ आया है। वो तीनों तय खाने के बड़े हॉल में आए। मैंने इंस्पेक्टर दोसा की सोच में कहा वो एदनाना दर्द सर का बहाना करके अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद कर चुकी है। इससे पहले उसके शौहर कार्ल ने शायद दरवाज़ा बंद किया था। दोनों मियाँ बीवी शायद किसी और साजिश में मसरूफ़ हैं। अगर मैं मार्लो को साथ लेकर बालकनी के रास्ते वहाँ जाऊँ तो उन्हें किसी साजिश के दौरान गिरफ्तार कर सकता हूँ। वह फ़ौरन ही कायल हो गया। उधर एदनाना झुककर पलंग के नीचे देख रही थी। मैंने शरारतें शुरू कर दी। जोरो के दिमाग में पहुंचकर एदनाना के पीछे कमर के नीचे एक लात मारी। वो चीख कर औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी। अपनी बेइज्जती के एहसास से फ़ौरन ही गालियां देती हुई उठी। जोरो का गिरेबान पकड़कर उसे नोचना चाहा। जोरो उसे बाजू में जकड़कर चूमने और काटने लगा। एक दरिंदे की तरह हंसते हुए कहने लगा मेरी जान, तुम्हारे हुक्म से मैंने मेविश को ख़त्म कर दिया। अब उस औरत की जगह तुम्हें लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें जंजीरों से जकड़कर चाबुक से मारूंगा, बड़ा मजा आएगा। चार्ली ने रिवॉल्वर की नाल जोरो की गर्दन पर रखकर कहा मेरी बीवी को छोड़ दो, इस पर मेरा हक है। जोरो ने गुराते हुए कहा चार्ली रिवॉल्वर जेब में रख लो, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अदनाना का पहला शौहर मैं हूँ। चार्ली ने कहा तुम जालिम और सफाक भेड़िए हो। तुम मेविश जैसी औरत के काबिल थे, इसलिए अदनाना ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी की। मैं इसका दूसरा शौहर हूँ, ये मुझे पसंद करती है। जोरो ने अचानक ही झुककर उसके पेट में कोहनी मारी। वह तकलीफ की शिद्दत से झुका। जोरो ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसे उठा लिया। अपने सर से बुलंद करके उसे गोल चक्कर देने लगा। पिछली रात यही खतरनाक दाव उसने मुझ पर इस्तेमाल किया था। चार्ली हाथ पांव झटकते हुए चीख रहा था।
जोरो ने उसे फर्श पर दे मारा। चार्ली ने जोर की चीख मारी, फिर तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा। शायद रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था, वो दोबारा उठ न सका। इस हंगामे से फायदा उठाकर एदनाना ने रिवॉल्वर फर्श पर से उठा लिया। फिर जोरो का निशाना लेते हुए बोली, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कार्ल फ्रैंक इंस्पेक्टर को समझा रहा था कि इस किला में कोई किराए का कातिल छुपा हुआ है। मैं तुम दोनों को गोली मारकर अपना दामन बचाऊंगी। कानून के मुहाफिज यही समझेंगे कि मार्लो ने तुम दोनों को किराए पर हासिल किया था, क्योंकि तोरला के कत्ल का इल्जाम उसी के सर है। चार्ली ने फर्श पर कराहते हुए कहा, एदनाना ये क्या कर रही हो? तुम मुझे गोली क्यों मारोगी जबकि मैं तुम्हारा वफादार हूँ? वो बोली, कुत्तों को वफादार होना ही चाहिए, मगर वो काटने लगे तो गोली मार देना चाहिए। इससे पहले कि तुम दोनों जिंदा रहकर मेरे खिलाफ कोई बयान दो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। उसकी बात खत्म होती ही मैंने चोर दीवार से निकलकर फायर किया। एदनाना के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर जोरो के कदमों के पास जाकर गिरा। मैंने कहा, जोरो रिवॉल्वर को हाथ न लगाना, इसे ठोककर मारकर मेरे पास पहुंचा दो। वो जिद्दी और शाहजोर कभी मेरे हुक्म की तामील न करता, लेकिन टेलीपैथी ने उसे मजबूर कर दिया। उसकी एक ठोकर से रिवॉल्वर मेरे पास आ गया। मैंने उसे उठाकर कहा, एदनाना अफसोस है कि हम एक दूसरे की जुबान नहीं समझ सकते। जोरो, उससे पूछो कि ये दो शौहरों को गोली मारते वक्त तीसरे को क्यों भूल रही थी? सुहागरात मनाने वाला असली शौहर तो मैं हूँ। जोरो मुकामी जुबान में एदनाना को मेरी बात समझाने लगा। मैंने टेलीपैथी की आंख से देखा। इंस्पेक्टर दोसा, मार्लो, क्रैग पीटन और मामा वांदा तय खाने के जीने तक पहुंचकर रुक गए थे और चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। एदनाना मुझसे इल्तिजा करने लगी, कार्ल, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं एक ही रात में तन मन धन से तुम्हारी हो गई हूँ। इन दोनों को मार डालो, मैं सारी उम्र तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। मैंने जोरो से कहा, इससे कहो कि ये जो साजिशी ड्रामा खेलती चली आ रही है, पहले उसकी तफसील बताई। जोरो ने कहा, उसकी तफसील मैं बताता हूँ। मैंने इनकार में सर हिलाया, नहीं, एदनाना अपनी जुबान से बोलेगी और तुम अंग्रेजी में तर्जुमा सुनाओगे। थोड़ी देर तक बहस करने के बाद एदनाना बोलने लगी। ये सारा खेल मेविश ने शुरू किया। वो जानती थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा, अगर शौहर के नाम पर किसी को हाकिम नहीं बनाना चाहती तो किराए का शौहर हासिल करो। तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगी तो मैं तुम्हें मार्लो के हिस्से की दौलत भी दिलाऊंगी। मैंने सवाल किया, मशवरा क्या था? हमारे सवाल जवाब जोरो के जरिए जारी थे। एदनाना ने जवाब दिया, मैं अभी बताती हूँ, पहले मेविश की हिस्ट्री सुन लो। मेरे बाप के मरने के बाद वो एक जालिम मर्द की कमी महसूस कर रही थी। सालो खानदान के तमाम अफराद यहाँ से 25 मील दूर एक कोठी में रहती हैं। मैं मूलमीन शहर में रहती थी। इस किला में सिर्फ मेविश मुलाजमों के साथ रहा करती। पहली वसीयत के मुताबिक जब तक ये किला मार्लो के नाम मुंतकिल ना होता, उस वक्त तक मेविश को यहाँ की जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। पिछले 3 माह में हम ये तीसरी बार 72 घंटे गुजारने यहाँ आए हैं। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारे बाप के मरने के बाद 5 साल के दौरान मेविश यहाँ अजियत पसंदी का खेल खेलती रही। वो बोली, हाँ, ये जोरो उसका खिलाड़ी था। मेविश ने कहा कि मैं उससे शादी करूं। वो शौहर बनकर आएगा मगर मेविश का मर्द बनकर रहेगा। वो सुहाग की पहली रात तय खाने में आकर छुप जाएगा। मैं अपने सौतेले भाइयों को इल्ज़ाम दूंगी कि उनमें से किसी ने मेरे शौहर को कत्ल करके लाश छुपा दी है। मैंने कहा, जोरो को छुपाने की क्या ज़रूरत है? वो 72 घंटे के लिए किले से बाहर चला जाता। फिर जब सालो खानदान के लोग चले जाते तो वो अय्याशी के लिए मेविश के पास वापस आ जाता। सिर्फ अय्याशी की बात नहीं थी, जोरो शहजोर कातिल है। तोरला को कत्ल करने के लिए 72 घंटे के दौरान उसका यहाँ छुप कर रहना ज़रूरी था। तोरला को तो सिर्फ $25,000 मिलने थे, जबकि मार्लो $15 लाख हासिल कर रहा था। फिर मार्लो के कत्ल का मंसूबा क्यों नहीं बनाया गया? मैं अभी बताती हूँ। पहले ये सुन लो कि मेरे बाप ने एक बार मेविश से कहा था कि कोई भी वसीयत को वक्त से पहले खोल कर नहीं पढ़ सकता। उन कागजात पर वकील ने पाउडर छिड़क दिया है। कोई पढ़ना चाहेगा तो कागजात पर उसकी उंगलियों के निशानात रह जाएंगे। हम वसीयत में लिखी हुई तफसीलात मालूम करना चाहते थे, लेकिन हम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। जोरो भी अंग्रेजी बोलता और समझता है मगर पढ़ नहीं सकता। तब मजबूरन मुझे अंग्रेजी पढ़ने वाले चार्ली से शादी करनी पड़ी। हाय हाय, मैं मर गया। चार्ली फर्श पर पड़ा कर रहा था। एदनाना कहने लगी, मेरी जिंदगी में दूसरी बार सुहाग रात आई। उस रात मेविश ने वकील क्रैग पीटन के कमरे में जो शराब की बोतल रखवाई, उसमें ख्वाब आवर दवा घुली हुई थी। उस रात क्रैग पीटन गहरी नींद सोया। मेविश ने दूसरी चाबी से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर सूटकेस खोलकर वो फाइल मेरी ख्वाबगाह में ले आई। वहाँ चार्ली ने हमें वसीयत पढ़कर सुनाई। इसके बाद हमने मोर के पर से वसीयत के कागजात को साफ किया, उस पर दूसरा पाउडर छिड़क दिया। मेविश ने उसे वापस क्रैग के सूटकेस में पहुंचा दिया। मैंने सर हिलाकर कहा, अच्छा, इस तरह तुम्हें मालूम हो गया कि मार्लो को किसी साजिश के तहत नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हें उसके हिस्से की रकम नहीं मिलेगी। हाँ, तोरला और मार्लो एक दूसरे से शदीद नफरत करते थे और लड़ते रहते। यह मेविश का मंसूबा था कि तोरला ऐसे वक्त कत्ल किया जाए जब मार्लो पर सारा इल्ज़ाम आ सके। कानून की तरफ से मार्लो को मौत की सज़ा मिलेगी तो वसीयत के मुताबिक यही फैसला होगा कि मैंने कोई साजिश नहीं की, लिहाजा सारी दौलत और जायदाद मुझे मिलेगी। मैंने कहा, मेविश क्यों कत्ल की गई? वो बोली, मेरे और मेविश के दरमियान तहरीरी मुआहदा हुआ था कि मेविश मेरे लिए दौलत और जायदाद हासिल करने के रास्ते हमवार करेगी। जब तोरला कत्ल हो जाएगा और मार्लो फांसी पर चढ़ जाएगा
तो मैं महविश को सारी दौलत में से 10 लाख डॉलर दूंगी और ये किला उसके नाम लिख दूंगी। मैंने कहा, वो तहरीरी मुआहिदा कहाँ है? अदनाना ने आजी से कहा, वो मुआहिदा कहीं भी हो, तुम्हें उससे फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तुम पुलिस वाले नहीं हो, मेरे शौहर हो, मेरे काम आओ, सवालात ना करो। अगर तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी तो शौहर बनकर तुम्हारे काम आऊँगा। वो बोली, महविश के मरने के बाद वो मुआहिदा बेकार हो जाता। जोरो और चार्ली ने उस मुआहिदे को लाश के साथ ही दफन कर दिया। कहाँ दफन किया गया है? इस तय खाने के दूसरे कमरे के पीछे कच्ची ज़मीन है, वहीं। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा। ऊपर जीने पर मैंने कुछ आहटें सुनी हैं। अगर मार्लो और इंस्पेक्टर दोसा मौजूद हैं तो यहाँ आएँ और दूसरे कमरे के पीछे जाकर लाश और उस मुआहिदे को बरामद करें। जीने पर कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। अदनाना ने चीख कर कहा, नहीं, मैं साजिशी नहीं हूँ, कातिल नहीं हूँ, इंस्पेक्टर मुझे बचाओ। वो मुझसे मायूस होकर इंस्पेक्टर दोसा के पास गई, फिर उसका हाथ थाम कर बोली, ये मेरा तीसरा शौहर कातिलों का साथ दे रहा है, मुझे कत्ल करना चाहता है, मुझे बचाओ। मार्लो ने उसके मुंह पर एक तमांचा रसीद किया। वो लड़खड़ा कर पीछे गई। मैंने कहा, इंस्पेक्टर, मैं किराए का तीसरा शौहर हूँ। इससे पूछो कि कार्ल फ्रैंक कौन है जिसके साथ तीसरा निकाह नामा तैयार किया गया था। इंस्पेक्टर उसे सवालात करने लगा। जोरो ने अचानक ही मुझ पर छलांग लगाई, साथ ही मेरे एक रिवॉल्वर से गोली चल गई। वो चीख मारकर फर्श पर गिर पड़ा। गोली उसकी रान में पेवस्त हुई। इंस्पेक्टर और मार्लो मेरे पास से गुजरते हुए दूसरे चोर दरवाजे के पार दूसरे कमरे के पीछे चले गए। मामा वांदा बुड़बुड़ा रही थी। शहजादी अदनाना आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पलंग के पास गई, फिर उसके सिरे पर बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था। दूसरे कमरे के पीछे कच्ची जमीन पर कुदाल चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो कुदाल अदनाना के सीने पर चल रही हो। उसने दोनों हाथों से सीने को थाम लिया, फिर सिसकियां लेने लगी। इंसान खजानों की तलाश में दूर दूर भटकता है, इस ज़मीन की तह में उतरता है, हत्ता के दूसरों की कब्रें भी खोद कर खजाने तलाश करता है। महविश की कब्र खोदने के बाद उसकी लाश मिल गई और उसकी लाश के साथ वो कागजात भी बरामद हुए जिनमें महविश और शहजादी अदनाना के दरमियान किया हुआ मुआहिदा था। उन दोनों के हाथों की लिखी हुई तहरीरें थीं। इस बात का मुकम्मल सबूत था कि शहजादी अदनाना महविश के साथ मिलकर अपने सौतेले भाई मार्लो के खिलाफ साजिशें कर रही थी और दूसरों को कत्ल करके उनके इल्ज़ामात मार्लो पर आयद करके उस बेचारे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहती थी। सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। इंस्पेक्टर दोसा ने उसे हथकड़ी पहना दी। अब मेरा काम खत्म हो चुका था। तीसरा शौहर बनने का रोल मैं अदा कर चुका था। शहजादी अदनाना ने मुझे यानी कि अपने तीसरे शौहर को बड़ी संजीदगी और हसरत भरी निगाहों से देखा। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये तीसरा शौहर ही उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगा। अगरचे मेरा काम खत्म हो चुका था, लेकिन कानूनी गुत्थियां बाकी रह गई थीं। यानी इतना बड़ा और अहम केस था कि मुझे चशमदीद गवाह की हैसियत से अदालत में पेश होना था। मार्लो मेरा बहुत ही अकीदतमंद बन गया। वो खुशामदी करने लगा कि मैं कुछ अरसे उसके पास मेहमान की हैसियत से रहूं। मामा वांदा अपनी ममता मुझ पर निछावर कर रही थी, और ऐसा क्यों ना होता, मैंने उसके बेटे को खतरनाक साजिशों से बचाया था। अब आनजहानी सार्लो की सारी दौलत और जायदाद मार्लो को मिलने वाली थी। ये ऐसे कारनामे थे कि दोनों माँ बेटे मेरे कदमों में बिछे जा रहे थे। हम सब उस किले को छोड़कर मूलबीन शहर की तरफ रवाना हो गए। काफिला यूं चला कि सबसे आगे अदनाना की एयर कंडीशन कार थी, जिसमें वो पिछली सीट पर हथकड़ी पहने इंस्पेक्टर दोसा के साथ बैठी हुई थी। अगली सीट पर मामा वांदा और वकील क्रेग पीटन बैठे हुए थे। क्रेग पीटन कार ड्राइव कर रहा था। इस कार के पीछे पुलिस वालों की जीप कार थी, जिसमें सिपाही बैठे हुए थे। सबसे पीछे हमारी गश्ती गाड़ी थी। गुलाम मुझे जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ और बार बार कह रहा था कि अब वो आइंदा किसी मुहिम में मुझे तनहा नहीं जाने देगा। मार्लो मेरे साथ गश्ती गाड़ी के कैबिन में आकर बैठ गया। उसे वो गाड़ी बहुत पसंद आई। दूसरी बात यह कि अब वो मेरे साथ साथ रहना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं सारी उम्र उसके साथ रहूं। तीसरी बात यह थी कि वहाँ रीना मौजूद थी, वही रीना जो टावे नामी बस्ती से ज़बरदस्ती हमारी हमसफ़र बन गई थी। वहाँ से वो हमारी गश्ती गाड़ी में छुप गई थी। तकरीबन 60 मील का सफ़र तय करने के बाद हमें पता चला कि वो हमारी गाड़ी में मौजूद है। बहरहाल मैं ये सोचकर उसे साथ ले आया था कि अगली किसी बस्ती में उसे किसी अच्छे घर में पहुंचा दूंगा। मैंने महसूस किया कि मार्लो बार बार उसे देख रहा है और उस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। बिलाशुबा रीना एक अच्छी लड़की थी, कबूल सूरत थी और पुरकशिश भी। ढीले ढाले लिबास में अगरचे मज़का खेज लग रही थी, मगर वो जो कशिश होती है वो हर लिबास में होती है। मार्लो उसके मुतल्लिक कुरीद कर सवालात करने लगा। हम एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझते थे, इसलिए मार्लो की बातें समझने में बड़ी दिक्कत पेश आई। मैंने इशारों की ज़ुबान से समझाया, भाई ये तुम्हारे इलाके से ज़रा दूर टावे की बस्ती में रहती थी। अगर तुम वो ज़ुबान जानते हो तो खुद ही सारे सवालात रीना से करो, हो सकता है कि तुम्हें एक खातिर ख्वाह जवाब मिल जाए। वो जैसे इसी मौका की तलाश में था। मेरी तरफ से ढील मिलते ही वो गश्ती गाड़ी के किचन में रीना के पास चला गया। हम तकरीबन 8 घंटे के बाद मूलमीन शहर पहुंच गए। वहाँ कानूनी कार्रवाइयाँ होती रहीं। हम होटल में आकर एक कमरा किराए पर हासिल करके ठहर गए। हमारी गश्ती गाड़ी शहर के बैरूनी पुलिस चौकी पर रोक दी गई, क्योंकि इतनी भारी गाड़ी को शहर की मारूफ शाहराहों से गुजरने की इजाज़त नहीं थी।
पुलिस चौकी के अफसर ने हमें शहर का नक्शा दिखाते हुए बताया कि वो गश्ती गाड़ी लेकर हमें किस रास्ते से गुजरना चाहिए। वैसे खुश्की के रास्ते सफ़र करने वालों को किसी भी शहर में 24 घंटे से ज़्यादा ठहरने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन हमारे साथ मामला कुछ और था और हमें अदनाना के मुकदमे के सिलसिले में वहाँ रहने के लिए खसूसी इजाज़त मिल गई। उस बड़े शहर में अच्छी खासी तफरीह होती रही, मुकदमा भी चलता रहा, पेशियाँ भी होती रहीं। कभी मैं बेजार हो जाता तो मार्लो मुझे बर्मा के सबसे बड़े और बैनुल अक़वामी शोहरत रखने वाले शहर रंगून ले जाता और जहाँ जाता वहाँ रीना को साथ ले जाता। मैंने चाहा था कि रीना किसी बड़े घर में मुलाजमा की हैसियत से रह जाए ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। मार्लो उस पर तन मन धन से आशिक हो गया। रीना का हाल भी बदल गया और चाल भी बदल गई। उसके जिस्म पर अब कीमती मलबूसात होते, ऊंची अड़ी के सैंडल और हीरे जवाहरात की चमक दमक वाले जेवरात। अब वो कई वक्त के फाके करने वाली देहाती लड़की नजर नहीं आती थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरी गश्ती गाड़ी में बैठकर आने के बाद उसकी तकदीर बदल गई और मुस्तकबिल तवक्को से ज़्यादा संवर गया। मुकदमे की सूरत ये थी कि अदनाना और उसके 2 साबका शौहरों ने इकरार जुर्म कर लिया। उनमें मिस्टर जोरो, जो कि पहले शौहर की हैसियत से किले में गया था, वह दरअसल अमली तौर पर कातिल था, कत्ल वही करता। साजिशें अदनाना और मैविश की होती थी। मिस्टर चार्ली को दूसरी बार महज इसलिए शौहर बनाया गया था कि वह दूसरी वसीयत को पढ़ सके, क्योंकि अदनाना और मैविश वसीयत की अंग्रेजी जुबान नहीं समझती थीं। बहरहाल मिस्टर चार्ली को 10 साल कैद बामुशक्कत और अदनाना को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और मिस्टर जोरो के लिए सज़ाए मौत लिख दी गई। जिस रोज़ उन्हें सज़ा सुनाई गई उस रोज़ मार्लो ने खुश होकर अपनी और रीना की शादी का ऐलान किया। मामा वांदा अपने बेटे की खुशी में खुश थी, इसलिए उसने भी रीना को बहू की हैसियत से कबूल कर लिया। उस रोज़ रीना ने मेरे पास आकर अकीदत से मुझे देखा, फिर मेरे कदमों पर झुककर मेरे पाँव को दोनों हाथों से छूकर कुछ कहने लगी। मैं उसकी ज़ुबान नहीं समझ सकता था, मगर उसकी अकीदत और एहसानमंदी समझ में आ रही थी। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थामकर उसे उठाते हुए कहा, अब किसी के कदमों में ना झुका करो। मेरे खुदा ने मुझे तौफीक दी तो मैंने तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाया, अब उसी बुलंदी पर रहो। मार्लो और मामा वांदा ने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उनकी शादी तक और वहाँ क्याम करूँ, लेकिन उनकी शादी अपने ख़ानदानी रस्म व रवाज के मुताबिक उनके इलाके में होने वाली थी, जो वहाँ से तकरीबन 200 मील के फासले पर था, और अब मैं वहाँ ठहरना नहीं चाहता था। मैंने माजरत चाहिए और उन्होंने बताया कि मेरा आगे जाना कितना ज़रूरी है। बहरहाल रवानगी से कबल मार्लो ने मेरे लिए तमाम सफरी सामान खरीद कर गश्ती गाड़ी में रखवाया। फिर एक सादे चेक पर दस्तखत करने के बाद मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जितनी रकम चाहो बैंक से निकाल लो और यहाँ से ले जाओ। मैंने सिर्फ $5000 की रकम लिखी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, बस ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, ये रकम भी मेरे लिए गैर ज़रूरी है, लेकिन नागहानी ज़रूरियात के लिए रख लेता हूँ। जब हम वहाँ से रवाना हुए तो मामा वांदा ने आगे बढ़कर मुझे बहुत ही खूबसूरत सा छोटा सा संदूकचा दिया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बेशकीमत जवाहरात से मुज़य्यन एक गले का हार जगमगा रहा था। मैंने उसे बंद करते हुए पूछा, इसकी क्या ज़रूरत है? मामा वांदा ने मुस्कुराकर जो कहा वो मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की सोच के ज़रिए मालूम किया। बूढ़ी मामा कह रही थी, बेटे आज तुम कंवारे हो, कल तुम्हारी भी कोई शरीके हयात होगी, उस वक्त ये हार उसे पहना देना, मैं तुम्हें याद आ जाऊंगी। ये कहकर उसने पंजों के बल उठकर मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। मैं उसकी तरफ झुक गया। वो मेरी पेशानी पर बोसा लेने के बाद रोने लगी। एक वक्त था जब वो बूढ़ी औरत मेरी बदतरीन दुश्मन थी, मुझे एक आंख से देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैंने मार्लो की जान बचाई, उसे उसके बाप की सारी दौलत और जायदाद दिलवाई, तो मैं अचानक उसका अपना हो गया। इस दुनिया में अगर हम किसी के लिए कुछ ना करें तो गैर हो जाती हैं, बल्कि दुश्मन समझे जाती हैं, और अगर किसी के लिए कुछ कर गुजरें तो फिर हमसे बेहतर उनके लिए कोई नहीं होता। आज वही मामा वांदा मेरे लिए ऐसे रो रही थी जैसे सगा बेटा बिछड़ रहा हो।